अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। और उसमें आज वाली जो वीडियो होगी इसमें हम एक तो एमसीक्यूज़ को करेंगे और साथ उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कर लेंगे। और अगली एक वीडियो के अंदर जो है बाकी जो लॉन्ग और उस तरह के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले सवाल हैं वो करेंगे। अच्छा, तो इसमें देखें सबसे पहले जो टिक द करेक्ट आंसर्स उसने कहा हुआ है। नंबर 1 क्या है? द पर्पस ऑफ स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ना और उसके अंदर जो डिस्कवरीज की जाती हैं उसका मकसद क्या है, क्यों पढ़ा जाता है इसको? तो उसमें देखें आंसर जो है ना, ये ज़्यादा बेहतर जो है ये बी वाला बेहतर है। द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की बेहतरी के लिए। असल में चीज़ें आंसर्स बहुत सारे हो सकते होते हैं, लेकिन जब भी हम एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें बुनियादी बात हमने ये देखनी है कि जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें से बेहतर कौन सा है। ठीक है ना? आप देखें जो ए वाला है, द प्रोबिंग ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस, स्पेस के अंदर जाना, वहाँ से चीज़ें दरियाफ्त करना। अब ज़ाहिर है वो भी फिजिक्स के ही रेलिवेंट काम है, लेकिन हाल ही इतना थोड़ा सा काम तो नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ये ज़्यादा बेहतर आंसर बन रहा है और ये मैंने असल में गलत लिख दिया है, ये बी वाला आंसर जो है वो ज़्यादा सही है। बाकी चीज़ें इस तरह से। अब इसी तरह 1.2 में चलें। द लेंथ ऑफ अ स्टील पाइप इज़ इन बिटवीन 0.7 मीटर टू 0.8 मीटर। एक स्टील का पाइप है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो हमने मेजर करनी है। अब वो 0.7 मीटर से 0.8 मीटर है। अब मीटर आपको पता है काफ़ी बड़ा होता है और वो 0.7 और 8 के इन बिटवीन है कहीं, तो जाहिर है कि तकरीबन कोई इतनी सी छोटी वैल्यू होगी कोई। अब उस उतनी छोटी वैल्यू को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर होगा, वो यूज़ करने वो पूछ रहा है कि वो कौन सा होना चाहिए। और साथ कह रहा है कि आपने एक्यूरेसी जो है वो यहाँ तक जाना है 0.001 मीटर तक। ये तकरीबन जो है 1 मिलीमीटर बनता है, क्योंकि मीटर को 1000 पे डिवाइड करें तो वो फिर वो उस तरह से उसकी मिलीमीटर्स में आ जाती है। तो ये देखें 1000 पे डिवाइड हुआ है, 1 मिलीमीटर की बात कर रहा है कि उधर तक आपने जाना है। अब 1 मिलीमीटर तक जाना जो है ना वो तकरीबन जो है ये 0.01 सेंटीमीटर्स आता है। और अगर आपको याद हो जो हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था तो उसकी जो लीस्ट काउंट थी वो 0.01 सेंटीमीटर थी। तो 0.01 सेंटीमीटर भी ऑलमोस्ट वही बनता है जो ये हमारा 0.001 मीटर बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बेहतर कौन होगा? देखिए दोनों चीज़ों को देखना है। एक आपने ये देखना है कि एक्चुअल जो आप मेजरमेंट करने लगे हैं वो कितनी है और कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए। तो दोनों को देख के फिर आप आइडिया लगाते हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर जो है वो सही रहेगा। 1.3 में है द डायमीटर ऑफ अ स्टील बार इज मेजर्ड। अगेन एक स्टील बार है, पतली सी तार होगी, उसका डायमीटर हम मेजर करना चाह रहे हैं यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। और उसकी रीडिंग जो है कहता है यहाँ पे तस्वीर में शो कराई हुई है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा बेहतर आइडिया हो कि ये क्या इसमें मेजरमेंट हो रही है। अब देखें ये नीचे से जो मेन स्केल है वो देखें 1 से आगे कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 3 डिजिट और आगे जा रहा है, तो 1.3 हो जाएगा। और आगे जो लीस्ट काउंट के साथ वो जो ऊपर वाले की जो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वो हमने देखना होता है कहाँ पे वो ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैपिंग जो है तकरीबन मेरे हिसाब से ये एंड वाले पे 9 वाले में यहाँ जाके ओवरलैपिंग हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है ना, ये इसको मैं पीछे करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे करके इस जगह पे करके वो ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये नामी जो उसका जो स्केल है वहाँ पे बनता है। तो ये 1.39 जो है ये तकरीबन ये वाला आंसर हमारा होना चाहिए। तो वो देखें वो उसने वही लिखा हुआ है 1.39। तो इस तरह से 1.3 वाला जो सवाल है उसका ये आंसर है 1.39। आगे चलते हैं 1.4 में भी। अब यहाँ उसने जो है स्क्रू गेज दिया हुआ है। तो स्क्रू गेज के अंदर जो है ये क्या करना है, यहाँ पे भी कह रहा है, फिगर दिखा रहा है, उसमें रीडिंग आप देखें और साथ बता रहा है कि इसमें वो जो गोल गुलाई में जो यूज़ थिम्बल घूम रहा है उसका जो है वो 0.50 mm है। क्योंकि ये दो तरह के होते हैं, 0.100 mm वाले भी होते हैं और 0.5 वाले भी होते हैं। तो इस तरह से है। तो कहता है कि इसका फिर आपने ये मेजरमेंट जो है वो क्या करनी है, इसको भी थोड़ा बढ़ा करके ज़रा देखना पड़ेगा, ज़रा हमें आइडिया बेहतर हो जाए। और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये देखें तो ऊपर से देखें 1 2 3
ये ऊपर वाली जो है वो 50 के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये 3 यहाँ से हैं और इधर से आप देखें तो कोइंसाइड किधर से हो रही है, क्योंकि ये वाली जो लाइन जा रही है और इधर से जो लाइन जा रही है वो कौन से वाली लाइन एक दूसरे के सामने कोइंसाइड कर रही हैं। तो वो देखें 15, 16, 17, 17 वाली है, तो 17 वाली और इधर से 3, तो 3.17 कुछ इस तरह से आंसर होना चाहिए। तो ये देखें ये लिखा हुआ है 3.17 mm। अब जाहिर है स्क्रू गेज ज़्यादा एक्यूरेसी पे जाता है तो ये मिलीमीटर में चला जाता है, जब वर्नियर को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो वहाँ पे सेंटीमीटर्स में जाता है। तो 1.5 में क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट आर डिफाइंड एज। ज़ाहिर है सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है, ये आपने पढ़ा था, ये वाला सी वाला, सॉरी ये डी इसने लिखा हुआ, ये सी बनता है बेसिकली, बहरहाल जो भी है। दे आर द एक्यूरेटली नोन डिजिट, ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जिन डिजिट्स का हमें एग्जैक्ट पता है वो, और साथ एक अननोन थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी होती है वो वाला भी एक डिजिट साथ लेते हैं। एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ऑफ द मेजरमेंट, तो ये मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन जो है ये थर्ड वाले आंसर में बनती है, तो ये इसका आंसर सही होना चाहिए। 1.6 में है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड मास 2500 kg इज, यानी ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पढ़ा था कि जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, और उसकी जो राइट साइड पे नंबर्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, और पॉइंट के बाद वाला भी राइट साइड पे ही है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो तीनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट हैं, तो 2 और 5 भी सिग्निफिकेंट है, तो फिर आंसर क्या होगा, 5 टोटल डिजिट जो है ये सिग्निफिकेंट है, तो 5 हमारा आंसर होना चाहिए। 1.7 द सम, अब यहाँ पे 3 रकमें हम प्लस कर रहे हैं, ये भी हमने सारी पीछे पढ़ी हुई है, रूल्स पढ़े थे कि प्लस करते हुए किस रूल का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारा वो पढ़ा था, तो उसी के हिसाब से यहाँ आंसर देंगे। कहता है 12 kg है, 2.02 kg है और 5.1 kg है। अब तीनों को ऐड करें, 12 और 2 14, 14 और 5 ये मिलके 19 किलो होगा kg, और पॉइंट के बाद 12, ठीक है, 19.12 आंसर आता है। अब आंसर तो 19.12 आ रहा है, लेकिन हमने ये आंसर नहीं देना, हमने देखना होता है कि किस में लीस्ट नंबर्स हैं। अब ये देखिए, ये जो 12 kg है इसमें पॉइंट वाला काम है ही नहीं है, तो फिर पॉइंट वाले काम तक हमें जाना ही नहीं है, तो हमारा आंसर आ रहा है 19.12। तो 0.12 है उसे हमें छोड़ देना है, क्योंकि जो हमारे पास जो सवाल था उसमें जो तीनों रकमें हैं उनमें जो लीस्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके लिहाज से हमें जाना होता है, तो हम फिर आंसर सिर्फ 19 देंगे, तो ए वाला आंसर जो है वो सही होगा। वरना देखें इसमें डी वाला आंसर भी लिखा हुआ है 19.12, असल आंसर ये आया, लेकिन ये आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ठीक नहीं है, वो 19 kg सही है, क्योंकि हमारा ये जो 12 kg है ये बता रहा है कि पॉइंट तो है ही नहीं है, तो हमने लीस्ट वाले को लेके चलना होता है कि किसके पास कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके हिसाब से हम आंसर देते हैं। आगे 1.8 है द आंसर टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे भी वही है कि आप ये दो रकमें माइनस कराएं, कैलकुलेटर लें, 1.126 में से ये 0.97 वगैरह माइनस कराएं, तो ये मेरा ख्याल है ये मैंने आंसर लिखा है 0.15332। लेकिन अगेन यहाँ पे कहाँ तक रहना है, अब देख लें कि दोनों रकमों में से छोटी कौन सी है, वो ये वाली है 1.126, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक रहना है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो यहाँ पे खत्म होते हैं, तो जिस डिजिट को छोड़ रहे हैं वो 3 है, तो छोटा डिजिट है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो 0.153 जो है आंसर होना चाहिए। तो देखें ये बी वाला आंसर ठीक है। 1.9 में कहता है द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों को ज़रब दिलाएं। अब ज़रब दिला के लिख लें जो आंसर आता है, लेकिन जो आंसर आएगा वो कितना लिखेंगे, वो ये छोटी रकम, ऑलवेज छोटी रकम को देखते हैं, उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो 1.6 है, यानी 2 पॉइंट के बाद 1 डिजिट कह लें, या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आंसर लिखना है, और वो आपको आंसर्स में नज़र आ रहा है कि ये जो 4.6 है उसमें 2 डिजिट हैं, तो वो हमारा आंसर सही होगा। वो आप ज़रब दे के देखिएगा ना आंसर कितना आता है। आगे 1.10 वाला है द आंसर ऑफ द मैथमेटिकल डिवीजन। अब यहाँ तकसीम आ गई, आप अगेन कैलकुलेटर पकड़े, इसको इस पर डिवाइड करें, जो भी आंसर आए अगेन उसका जो आंसर है ये देखें 6.0 है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक जाना है, तो वो देखें ये 7.5 जो है वो लिखा हुआ है, ए वाला आंसर ठीक होगा। 1.11 है द आंसर ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे भी यही है कि ये 2 रकमें ज़रब हो रही हैं, जो आंसर आए उसको 5 पे डिवाइड करना है, ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है, डिवाइड करके देखा है, तो इसका आंसर आया था 488, 488।
ठीक है। तो अब इसको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक जाना है, तो अगेन आप देखें कि इसमें सबसे जो कम है वो कितना है, ये देखें 5.0। 5.0 मतलब 2 डिजिट तक रहना, तो ये 2 डिजिट तक आंसर हमारा ये वाला डी सही है, क्योंकि उस आंसर को भी देखना है। 488 है ना, अब हमने 2 डिजिट तक रहना है, तो जो तीसरा डिजिट 8 है उसको हमें छोड़ना है। अब वो चूंकि बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो उसको जब छोड़ेंगे तो पीछे वाला जो रह गया उसको 1 इंक्रीज करेंगे, तो जो पीछे वाला 8 रह गया ये वाला, वहाँ पे 9 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर 490 आता है। अब 490 हमारे पास आंसर नहीं है यहाँ पे, तो 490 ये वाला आंसर बनता है, क्योंकि देखें 10 की पावर 2 भी है साथ, तो 4.9 इंटू 10 की पावर 2, तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके जाएंगे तो वो 490 बनता है। तो ये हमारा डी वाला आंसर जो है वो ठीक है। 1.12 जो है द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। फोर्स और एनर्जी की जो डायमेंशंस हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो दोनों रेशियो में है। फोर्स ऊपर है, एफ ऊपर है, और साथ नीचे क्या है, एनर्जी नीचे है, तो इनकी डायमेंशंस हमने चेक करनी है। अब फोर्स को, अब जाहिर आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो देखिए मैंने एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया है, और एनर्जी जो है वो एफ एस, एनर्जी पढ़ा था कि एनर्जी वर्क डन हो जाए, काइनेटिक एनर्जी हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, ये सारी एनर्जी की किस्में हैं, और आम तौर पे एनर्जी को वर्क डन के हिसाब से हम वो डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी में वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे एफ इंटू एस। अब इनकी वो जो क्या होती हैं डायमेंशंस लिख लें। मास जो है उसके लिए कैपिटल एम यूज़ करते हैं, ये मैंने साइड पे जो लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन के लिए लेंथ और टाइम के ऊपर -2, क्योंकि ज़ाहिर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये मैंने पीछे किसी एक लेक्चर में समझाया था। इसी तरह नीचे भी एफ जो है एफ इज इक्वल टू एम ए का जो ऊपर वाली जो चीज़ बनी है वही सारी आप नीचे बनाएंगे, और एस का एल जो है वो लिख लेंगे। अब अल्टीमेट बात ये होगी कि ये सारा और ये सारा कट जाएंगे, नीचे सिर्फ एल रह जाएगा, और एल जब उठ के ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करके, तो ये हमारा डी वाला आंसर जो है वो ठीक है, एल की पावर -1। 1.13 क्या है, आइडेंटिफाई विच पेयर, यहाँ पे नीचे पेयर्स दिए हैं, मैं दो चीज़ें दी हुई हैं। फॉर्म द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस, यानी कौन सा पेयर है जिनकी डायमेंशंस एक जैसी नहीं हैं। अब अगेन ये है कि सबकी पहले तो डायमेंशनें बनाएं, फिर पता चलता है। वर्क की बनाएं, टार्क की, एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट एंड सो ऑन। अब ये मैंने करके देख लिया है, अब वो डिटेल में समझाना ज़रा भी एमसीक्यू में मुश्किल है। अगर आप चाहेंगे तो वो न्यूमेरिकल्स वगैरह में वहाँ लिख के मैं समझा दूंगा। तो बेसिकली ये है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स है, इनकी डायमेंशन सेम नहीं आती, तो ये हमें बाकी सबका सेम आती हैं, तो वो किसी टाइम करके देख लेंगे कि वाकई में ऐसे हो रहा है कि नहीं। तो ये सी वाला आंसर सही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। 1.14 में वो ये कह रहा है बेसिकली कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, तो उसको जब हमने पहले कैलकुलेशन करने से पहले जाज को बंद किया तो उसका जो जीरो एरर था वो चेक करने के लिए पहली रीडिंग ये वाली है। उसके बाद जब हमने उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ रख दी, उसको हमने मेजरमेंट कर ली, तो जो मेजरमेंट की है वो ये वाली है। तो अब इसके लिहाज से देखें कि हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये क्या इसका नाम है ज़ीरो एरर का पता होना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा अगेन बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये थोड़ा इधर उधर हो गया, ये देखें। अब यहाँ पे देखें तो दोनों के जीरोस जो हैं वो जब जाज क्लोज किया है तो वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। तो नीचे वाला जो छोटे वाला है वर्नियर स्केल वो आगे की तरफ है, राइट साइड की तरफ है, ठीक है। और उसमें फिर अगेन हमने ये चेक करना है कि कौन सी डिवीजन जो है वो मैच कर रही हैं। तो 1 2 3 4 ये तो मैच कोई भी नहीं कर रही, कौन सी कर रही है? मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जो मैच कर रही है ना, या तो ये चौथी कर रही है या तीसरी कर रही है। आई थिंक अगर फोर्थ वाली को लिया जाए तो फोर्थ वाली के लिहाज से हमारा फिर आंसर सही आता है। तो अब चौथा 4 डिवीजन है ना फॉर एग्जांपल, अब 4 डिवीजन है तो इसको हम क्या करते हैं, जीरो एरर कैसे बनाते हैं कि इसको हम इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। जो हमारी वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर्स। तो 0.01 को 4 से ज़रब दें तो वो बन जाता है 0.04। तो ये इसका ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर को जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन आती है तो उसमें से निकालते हैं। अगर हमारा जो ये जो जीरो है वर्नियर का वो आगे की तरफ हो, राइट साइड की तरफ हो, तो बहरहाल ये आ जाएगी जीरो करेक्शन आएगी -0.04। अब जो एक्चुअल मेजरमेंट है इसको अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखें ये आ गया ना तीसरा डिवीजन, ठीक है, 3 आ गया यहाँ पे। 3 से आगे कितना है 1 2 3,
थर्ड नंबर जो है वो बिल्कुल सही कोइंसाइड कर रही है ये चीज़ें, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही कोइंसाइड। तो 3 के बाद 3 डिजिट्स और है तो 3.3 होना चाहिए, तो 3.3 आ जाएगा। तो ये देखें मैंने लिखा 3.3 और उसमें से ये जीरो करेक्शन को हम निकालेंगे 0.04 को, तो ये 3.26 जो है वो आंसर बनना चाहिए। तो ये देखें यहाँ कहीं उसने लिखा होगा ए वाला आंसर 3.26, ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। 1.15 है द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो किस चीज़ को शो कराता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, वो प्रिसीजन को शो कराता है। जब हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को पढ़ा था तो एक्यूरेसी में फिर अगले स्टेप होते हैं जिसमें रेशियो लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो चीज़ आती है। तो यहाँ पे सिर्फ जब लीस्ट काउंट आएगा तो वो प्रिसीजन के मुतालिक बात कर रहा होता है। और उसके बाद 1.16 है अब मेजरिंग टेप, ठीक है, वो मेजरिंग टेप जो लंबी सी होती है, हैज़ बिन ग्रेजुएटेड, उसके ऊपर जो है वो निशानियां लगाई हुई हैं विद द मिनिमम स्केल। सबसे छोटी निशानी क्या है, डिवीजन ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, यानी सबसे छोटी चीज़ जो मेजर वो कर सकता है वो 0.2 सेंटीमीटर है। तो उसके जब रीडिंग ली जाएगी तो इनमें से कौन सी रीडिंग उससे ली गई है। अब 0.2 वाला काम है, 0.2, 0.4, 0.6, अब 0.5 नहीं कर सकता, 0.7 नहीं कर सकता क्योंकि 0.2 किया है सबसे कम, इससे कम तो जा नहीं सकता। तो इसलिए ना ये 0.5 वाला सही है, ना ये 0.7 वाला ठीक है, ना ही 0.65 वाला सही है। ये आंसर सही होगा 80.6, क्योंकि पॉइंट के बाद देखें इवन नंबर है और ये पॉइंट के बाद देखें इसका अपनी जो कैलकुलेशन थी वो इवन वाली थी, दो के टेबल में आनी चाहिए। तो ये हमारा बी वाला आंसर जो है वो ठीक होना चाहिए। तो ये हमारे एमसीक्यूज हैं, 16 एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज आपको पता है ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ज़रूर करें, यहाँ से एक्सरसाइज में से आते हैं पेपर की तैयारी के लिए। और उसके बाद ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने अगेन इसको सर्च आउट करके लिख के, थोड़ा सा फिर टाइम मेहनत लगती है इस पर, ठीक है। आप लोग बाज़ औक़ात कहते हैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ लगाएं, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो बहरहाल ये मैंने लिखा है, अब वहाँ से हम इसको करते हैं। तो ये आपके सामने आ गया जी, फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। ये 9-10 में भी था कि बेस यूनिट क्या होती हैं, डिराइव यूनिट क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन बताएं और उसके एग्जांपल्स बता दें। तो बेस यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं दैट आर इंडिपेंडेंट, जो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही होती हैं, इसलिए ये बेस है क्योंकि इसके ऊपर बाकी डिपेंड कर रहे होते हैं। एंड नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट, और इसको किसी और यूनिट से नहीं बनाया गया होता। एग्जांपल इसकी मीटर है, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, ये 7 होती थी ना वो वाली। और डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड ज़ाहिर है किसी और से डिराइव होती हैं, किसी और से किससे, जो ऊपर वाली हैं बेस यूनिट्स। तो यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट, ठीक है ना, जो बेस यूनिट से बन रही हैं थ्रू अब ज़ाहिर है किस तरीके से बन रही हैं, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, वो सारा उसके अंदर। और इसके एग्जांपल न्यूटन है, जॉल, वाट, मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है, और मीटर स्क्वायर एरिया एंड सो ऑन, बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं। 1.2 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग। कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने चाहिए। और अभी हमने ये एमसीक्यूज में देखा कि जब आप चीज़ें प्लस कर रहे हैं तो क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है। दोनों में एक ही बेसिक रूल है कि जो रकमें जो आप प्लस करा रहे हैं, माइनस करा रहे हैं, ज़रब तकसीम करा रहे हैं, उनमें से जो सबसे छोटी वाली है, उसमें से जो सबसे कम लीस्ट उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, उसको देखते हुए आपने आंसर के हिसाब से चलना होता है। तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड एक फैमिली है, प्लस और माइनस एक फैमिली है, तो इसलिए उसने अलग-अलग किया हुआ है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कह रहा है कीप, अब ये मैंने वहीं से वर्ड्स उठाए हैं आपकी बुक में से, ठीक है, खुद से नहीं लिखे। कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कहता है उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखें इन द प्रोडक्ट और कोशेंट, ज़ाहिर है अगर आप ज़रब या डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट का मतलब डिवाइड करना, नॉट मोर देन दैट कंटेन्ड इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर यानी जो आपकी रकमें हैं उनमें जो जिसके पास लीस्ट है उतना ही आपने रखना है, उससे आगे नहीं जाना। और यही काम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी है। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, शारिये के बाद वाली जो रकमें हैं, रिटेन्ड इन द आंसर, जो आंसर में हम रखेंगे अपने पास, शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे वही बात हो रही है ना, सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड सो ऑन,
ठीक है, इस तरह से करके। तो ये आपका 1.2 वाला हो जाता है। आगे चले 1.3, हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर का ये सवाल है कि वो जो लंबा मेन वाला मेन स्केल है और छोटा वाला जो वर्नियर स्केल है, इनका आपस में ताल्लुक क्या है, और फिर लीस्ट काउंट क्या होता है, वो भी कई दफ़ा हमने पढ़ा है कि कम से कम वैल्यू जो वो इंस्ट्रूमेंट कर सकता है मैयर, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो कहते हैं द वर्नियर स्केल इज द स्मॉल स्केल, ज़ाहिर है छोटा स्केल है, दैट स्लाइड, जो उसके ऊपर जो है वो ऐसे स्लाइड करता है अलोंग द मेन स्केल एंड इज यूज्ड टू मैयर, और इसको मैयर किया किस लिए मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। जो मेन स्केल की, जो बड़े वाले स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन है, उसकी भी आगे से और फ्रैक्शन स्मॉल करने के लिए, ठीक है, इसलिए तो उस छोटे वाले को लेते हैं। और लीस्ट काउंट की डेफिनेशन इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, जाहिर है सबसे कम मेजरमेंट, दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली, जो बिल्कुल सही तरह से हम ले सकते हैं विद दैट इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट और उसका फार्मूला यही है, 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को आप माइनस करा दें। आगे क्वेश्चन 1.4 बहुत ही सिंपल सा मैथ वाला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है 10 की पावर में लिखा जाता है। अब ये पहले नंबर है 143.7, तो पॉइंट जो है वो जिस जगह पे है, तो कहाँ इसको होना चाहिए, पहले डिजिट के आगे। अब पहला डिजिट 1 है, तो यहाँ से पॉइंट को उठा के पहले डिजिट के आगे 1 के आगे लाना है, तो कितना जंप करेगा, 2 डिजिट वो जंप करेगा, तो आपने 10 की पावर 2 लिख देना है। जब आप पीछे की तरफ जाते हैं तो पावर आपने पॉजिटिव लिखनी है, जब आप लेफ्ट की तरफ से चल के राइट की तरफ जाते हैं तो फिर आपने पावर नेगेटिव लिखनी होती है। ये हमने 9-10 में भी ये मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है, पॉइंट इधर है, तो अगेन इसको 2 के पास होना चाहिए, तो फिर 2 डिजिट पीछे जा रहा है, तो फिर 10 की पावर पहले से 2 है, तो 2 और आ जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से करके ये हो जाता है। 1.5 राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब यहाँ प्रीफिक्सेस को यूज करना है, वही 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, किलो है, माइक्रो है, नैनो है, पिको, ठीक है, वो वाली चीज़ें। अब यहाँ देखें, पहले वाले को गौर करें तो 10 की पावर 2 पहले से है, अब 10 की पावर 3 हो तो वो किलो हो जाती है, तो 3 कर लेते हैं किसी तरह। और 3 कैसे करेंगे कि पॉइंट जो है 580 का जो पॉइंट है वो 0 के आगे है, जो नहीं नजर आता वो वहां पे एंड पे मौजूद होता है, तो वो पॉइंट आप 0 के पीछे ले आए, तो एक डिजिट पीछे जाएगा 58.0, तो आप लिख के और 10 की पावर 2 को 3 कर दें, क्योंकि एक डिजिट पीछे किया है ना, तो एक पावर और आएगी। तो अब 10 की पावर 3 आ गई, तो 10 की पावर 3 को किलो बना दें, तो 58 किलोग्राम, क्योंकि 0.0 तो कुछ नहीं होता ना, तो 58 kg आप कह सकते हैं। इसी तरह नीचे वाले पार्ट को देखें तो यहाँ 10 की पावर -5 लिखा हुआ है। अब अगर -6 हो जाए तो वो माइक्रो बन जाती है, तो -6 करने के लिए पॉइंट को क्या करना चाहिए, एक डिजिट आगे ले आए, क्योंकि मैंने कहा था लेफ्ट से राइट की तरफ, आगे की तरफ जब आप जाते हैं तो फिर एक माइनस पावर्स आप लगाते हैं, तो पॉइंट को एक डिजिट आगे लाएं, तो -5 का -6 हो जाएगा, 4.5 इंटू 10 पावर -6, और -6 जो है वो माइक्रो है, तो देखें लिखा हुआ 4.5 माइक्रो सेकेंड। तो ये हमारा सवाल भी हो गया। नेक्स्ट 1.6 है, यहाँ पे क्या करना है, वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी आपने डायमेंशंस बनानी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 1/2 mv² होता है, तो वो हम फार्मूला लिख लेंगे और उसके लिहाज से उसकी डायमेंशन बना लेंगे। अब इसमें m क्या है, मास, तो मास लिखेंगे, और m चूंकि कोई पावर नहीं है तो उसकी 1 पावर हम लिख लेंगे। अब साथ वेलोसिटी का स्केयर है, तो स्केयर को भी मद्देनजर रखना है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बनती है, मीटर पर सेकेंड, उसकी जो यूनिट्स होती हैं। अब मीटर जो है वो लेंथ है, तो आप उसकी जगह L यूज करेंगे, और पर मतलब डिवाइड में नीचे क्या आएगा, सेकंड, s-1, तो s-1 टाइम है, तो टाइम t के ऊपर -1 आ जाएगा, लेकिन चूंकि ऊपर स्केयर है तो फिर दोनों की पावर एक एक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेंथ के ऊपर भी 1 पावर है, टाइम के ऊपर भी 1 पावर है, लेकिन जब आप उसके ऊपर स्केयर लेते हैं तो दोनों की 2-2 पावर हो जाएगी। अब यहाँ इतना खास अच्छा लिखा नहीं गया, अगेन मैं लिख के भी आपको समझा दूंगा रजिस्टर के ऊपर। सो बेसिकली पहले आपने उसको L, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मास है ना उसका तो m लिख लिया और उसकी पावर 1 लिख ली, क्योंकि 1 पावर है। जब वेलोसिटी का लिखना है तो आपने क्या करना है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है, ms-1 है, तो जो m है मीटर्स, उसकी यूनिट बन जाएगी लेंथ L,
उसका आपने एल लिखना है, उसकी पावर 1 लिखनी है। नीचे टाइम है तो टाइम के ऊपर आपने लिखना है टी के ऊपर -1, एल टी -1, ठीक है। लेकिन चूंकि सारे का स्क्वायर है तो दोनों की पावर 1 1 बढ़ जाएगी, स्क्वायर 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो एल के ऊपर भी स्क्वायर बन जाएगा, टी -1 जो है उसके ऊपर भी स्क्वायर बन जाएगा, तो टी -2 हो जाएगा। तो ये देखें लिखा है एम की पावर 1, एल का स्क्वायर, टी की पावर -2। असल में यहाँ एक स्टेप और होना चाहिए था, और फिर अब सारों की ब्रैकेट इकट्ठी कर दें, एम एल स्क्वायर टी -2 इस तरह से बन जाता है। किसी और मौके पे मैं आपको जरा तफसीलन बता दूंगा। 1.7 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब पहला सवाल बड़ा इजी है, 3 और 7 है, कोई जीरो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट हैं। अगले में आए तो यहाँ देखें 2953, ये चारों सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो पीछे जीरोज हैं लेफ्ट साइड पे सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसलिए ये 4 नंबर ही सिग्निफिकेंट्स है, तो हम लिख देंगे उसको 7.50034। अब 7534 ये चारों सिग्निफिकेंट हैं, और जीरोज उन सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में सैंडविच है, तो फिर जो सैंडविच जीरोज होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो फिर ये 6 के 6 डिजिट जो हैं ये सिग्निफिकेंट होने चाहिए। और जो लास्ट वाला है 200.0, तो जो राइट साइड पे पॉइंट होता है, चाहे वो जीरो होता है राइट साइड पे, चाहे वो पॉइंट के बाद में है, फिर भी वो सिग्निफिकेंट होता है। आपने लेफ्ट को देखना है कि वो नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये जो 2 जीरोज और वो जीरो, तो ये आके साथ 2 भी है, तो ये चारों के चारों नंबर हमारे सिग्निफिकेंट होने चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाला है, यहाँ पे ये 2 चीज़ों की डायमेंशंस पूछ रहा है, प्लांक कांस्टेंट और दूसरा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी, इनकी डायमेंशंस। अब प्लांक कांस्टेंट जो है ना ये बेसिकली लाइट के लिए है, रोशनी के लिए, ये क्वांटम फिजिक्स जो है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो E और इज इक्वल टू HF, ये इसका फार्मूला है। इसमें जो H लिखा हुआ है ना ये बेसिकली प्लांक कांस्टेंट है, और E जो है वो एनर्जी को कहते हैं, जाहिर है जो हमारी रोशनी की एनर्जी आ रही है, और F बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी वेव्स हैं कि वो किस तरह की वेव्स की शक्ल में वो चल रहा है, छोटी वेव्स हैं, बड़ी वेव्स हैं, उसके लिहाज से उसकी एनर्जी पैकेट्स होते हैं एंड सो ऑन, वो तफसील बाद, बेसिकली फार्मूला हमें आना चाहिए। अब यहाँ से जब H कैलकुलेट करना है तो F को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, F जाके E के बटे में आ जाएगा, तो H इज इक्वल टू E ओवर F। अब इनकी आपने वैल्यूज लगानी है। अब एनर्जी जो है, एनर्जी की डायमेंशंस हमारी ये हैं, ये हमने पहले भी बनाई हैं। एनर्जी किस के बराबर होती थी, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। वर्क जो है ना, मैंने कहा था ना वर्क एनर्जी होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के किसके बराबर है, एम ए के, तो ये पीछे हमने बनाया था, वो मैं आगे MCQs वाला पार्ट को पीछे निकाल के देखें, तो ये एनर्जी की ये डायमेंशंस बनती हैं। और इन साथ फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1 ओवर टाइम पीरियड होती है, 1 ओवर टी टाइम पीरियड, तो 1 ओवर टी, ओवर में टी है तो टी को ऊपर लाएं तो t-1 हो जाता है, ठीक है। तो t-1 जो है फ्रीक्वेंसी का हम लिख देंगे। अब t-1 नीचे है, t-2 ऊपर है, तो एक t-1 कट जाएगा, तो ऊपर एक t-1 रह जाएगा, ठीक है, एक एक कट गया। ये कह लें कि t-1 जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 +1 करें तो -1 आ जाता है। तो इस तरह से करके ये इसकी जो डायमेंशंस हैं वो बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी को हम W से शो कराते हैं, और उसका फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी W इज इक्वल टू θ/t। अब थीटा बेसिकली एंगल है, क्योंकि आप सर्कल में घूमते हैं, सर्कल में घूमेंगे तो जाहिर है वो सर्कल में जिस स्पीड से आप जा रहे हैं तो उसको एंगुलर वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। तो उसमें एंगल जो है वो इन्वॉल्व होता है कि कितने एंगल पे आप जो है वो मूव कर रहे हैं, और साथ टाइम है, ठीक है। तो θ/t है, लेकिन थीटा जो एंगल है वो डायमेंशनलेस है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है ना। एंगल तो ज़ाहिर है वो चेंज होता रहता है, लेकिन साथ ओवर में टाइम है, तो टाइम को ज़ाहिर कैपिटल T से शो कराते हैं, और वो ओवर में है तो ओवर वाली चीज़ ऊपर आती है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है, तो t-1 सिंपल यही डायमेंशन, क्योंकि इसमें और कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। सो दैट्स इट, ये हमारे 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे चलते हैं फिर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।